नमस्ते मित्रों। आज तक हम हिंदी स्पेशल के छात्रों के लिए 3 पेपर पढ़ाते थे। एक पहला पेपर स्पेशल का था, उसे हम S1 कहते थे। दूसरा पेपर जो था उसी को हम हिंदी S2 कहते थे। और तीसरा जो पेपर था SYBA के छात्रों के लिए, वह हिंदी जनरल का पेपर था। परंतु मित्रों, हिंदी स्पेशल के लिए और भी एक चौथा पेपर विश्वविद्यालय ने जोड़ दिया है। और वह जो चौथा पेपर या चौथे पेपर का जो पाठ्यक्रम SYBA के छात्रों के लिए स्पेशल विषय के लिए जो जोड़ दिया है, वह 50 अंकों के लिए रखा गया है। और 50 अंकों के पेपर के माध्यम से छात्रों को यानी विद्यार्थियों को 2 क्रेडिट यानी 2 श्रेयांक प्राप्त होने वाले हैं। मित्रों, यह जो चौथा पेपर हमें जोड़ दिया गया है या चौथे पेपर का जो हमें अध्ययन करना है, वह अत्यंत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण है। बच्चों, जो यह चौथा पेपर हिंदी स्पेशल के लिए जो विद्यापीठ ने रखा गया है या विश्वविद्यालय ने रखा गया है, उस पेपर का नाम जो है, उस पेपर का जो शीर्षक है, वह शीर्षक है अनुवाद, प्रक्रिया एवं व्यवहार। मित्रों, ये अनुवाद जो है, उसका संबंध या उसका परिचय लगभग मैं कहता हूं कि ये 7वीं 8वीं कक्षा से लेकर आज तक हमारा संपर्क अनुवाद से बना रहा है। या अनुवाद हमारे लिए ये नवीन बात बिल्कुल नहीं है। अनुवाद का संबंध हमें जनरल के पेपर में हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या SY की जनरल के पेपर में अनुवाद का अभ्यास हम करते आए हैं या आ रहे हैं। परंतु मित्रों, हमने केवल 4-5 अंकों के लिए आज तक अनुवाद का अभ्यास किया होगा। एक भाषा में लिखा हुआ कोई पैराग्राफ होगा, कोई ढांचा होगा, उसी का दूसरी भाषा में हम रूपांतरित करते हैं, उसी को अनुवाद कहा जाता है। हमने केवल 4-5 पंक्तियां जो अंग्रेजी भाषा में लिखी होगी, उसी का हिंदी में अनुवाद किया होगा, रूपांतर किया होगा, भाषांतर किया होगा, अनुवाद किया होगा। परंतु मित्रों, ये अनुवाद क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है, या अनुवाद की परिभाषा क्या होती है, या अनुवाद प्रक्रिया के सोपान क्या है, अनुवाद की विशेषता क्या होती है, अनुवादक के गुण क्या होते हैं, और ये अनुवाद का महत्व व्यवहारिक जीवन में क्या है, इसी को समझना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, आज हमें हमारे पाठ्यक्रम में जो पहला ही टॉपिक रखा गया है, उस टॉपिक का अध्ययन आज हमें करना है, उसी पर हमें चर्चा करनी है, उसी का अध्ययन करना है। और प्रथम सत्र के लिए, यानी आप लोगों का ये 3rd सेमिस्टर है या 3rd सत्र है, इस तीसरे सत्र में जो पाठ्यक्रम रखा गया है, वह अत्यंत अल्प यानी छोटा पाठ्यक्रम रखा गया है। तो मित्रों, अनुवाद विज्ञान जो है, उसका पहला टॉपिक जो है, उस टॉपिक का शीर्षक है अनुवाद, परिभाषा एवं स्वरूप। इस टॉपिक में हमें अनुवाद शब्द का अर्थ भी देखना है और अनुवाद की जो परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने की है। हो सकता है विदेशी यानी पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषा की है,
हमारे देशी यानी भारतीय विद्वानों ने भी अनुवाद की परिभाषा की है, और उसी के साथ साथ अनुवाद का व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, अनुवाद का स्वरूप क्या होता है, उसी को हम डिटेल्स देखना है, गहराई में उसका अभ्यास करना है। मैं तो यही कहूंगा कि आज के जो छात्र हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो अपने करियर के स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अनुवाद की ओर मैं कहता हूं, तहे दिल से कहता हूं, अंतकरण से कहता हूं कि मित्रों, अनुवाद की ओर केवल एक अभ्यास इस दृष्टि से मत देखो, या कुछ अंक हमें प्राप्त होने वाले हैं इस दृष्टि से मत देखो। अनुवाद की ओर एक करियर की नजर से देखो, क्योंकि आज अनुवाद प्रक्रिया या अनुवाद कर्म या अनुवाद काम एक करियर बन गया है, हर एक क्षेत्र में करियर बन गया है। परंतु उसके पूर्व मुझे यह अनुवाद क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को गहराई में बताना होगा। मित्रों, अनुवाद अत्यंत साधारण सी बात है। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को अनुवाद कहा जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अनुवाद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, कोई 4-5 पंक्ति मराठी भाषा की है, ये 4-5 पंक्ति जो विचार होगा, कोई भावनाएं होगी, 4-5 पंक्तियां, कोई ढांचा, कोई समास, ये 4-5 पंक्तियां जो मराठी भाषा में लिखी हुई है, वह मराठी भाषा में लिखी हुई जो 4-5 पंक्ति है, वह जैसी की तैसी हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण करना, उसी को अनुवाद कहा जाता है। उसी को हम भाषांतरण भी कहते हैं, उसी को रूपांतरण भी कहते हैं, उसी को हम अनुवाद भी कहते हैं। यानी मित्रों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अपने मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो भावनाओं और विचारों को हम दूसरों के सामने किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? तो केवल भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मित्रों, ये भाषा का जन्म नहीं होता, या भाषा नाम की चीज जन्म नहीं लेती तो क्या हो जाता है? ये तो बड़ी गंभीर बात है, ये गंभीर विषय है। परंतु मित्रों, हमारे भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने का सेतु क्या है, ब्रिज क्या है? तो वह भाषा है। हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हो सकते हैं कि हमारे जो मन में विचार उठते हैं, मन में भावनाएं उठती हैं, वह हम भाषा के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या लिखित रूप में कलम के माध्यम से, कागज के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। मित्रों, अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ट्रांसलेशन शब्द आप लोगों का बहुत परिचित शब्द है। ये ट्रांसलेशन दो शब्दों से बना हुआ है, ट्रांस प्लस लेशन, यानी ट्रांसलेशन। यानी अनुवाद का अर्थ क्या होता है? पीछे से कहना, पीछे से कहना, यानी अर्थात अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसमें कही हुई बातों को दूसरी भाषा में कहा जाता है। अनुवाद को कई प्रकार से विभाजित भी किया जाता है। विद्वान है जॉन आर स्मिथ के शब्दों में, अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसमें भाषा को दूसरी भाषा में तब्दील करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जहां अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। मित्रों, यहां अनुवाद की प्रस्तावना मैंने आप लोगों को बता दी, परंतु अभी हमें अनुवाद जो शब्द है या अनुवाद जो प्रक्रिया है उसकी जो परिभाषाएं हैं, कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी परिभाषाएं की है, हमारे देशी भारतीय विद्वानों ने भी उसकी परिभाषाएं की है।
पाश्चात्य विद्वान जिसका नाम है नायडा, ये नायडा जो विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने जो अनुवाद की परिभाषा की है, अनुवाद की जो व्याख्या की है, वह गौर से सुनिए। नायडा का कहना है कि मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। मित्रों, ये मूल भाषा क्या है और लक्ष्य भाषा क्या है? समझिए कि आप लोगों से मैंने कह दिया कि मराठी भाषा के ये 5 पंक्तियां है, उसका रूपांतर आपको हिंदी भाषा में करना है। मूल भाषा मराठी है और लक्ष्य भाषा हिंदी है। मैंने आप लोगों से कहा कि अंग्रेजी भाषा के 5 पंक्तियां है, उसका मराठी में रूपांतर करना है, अनुवाद करना है। मूल भाषा हो गई अंग्रेजी और लक्ष्य भाषा हो गई मराठी, यानी मूल भाषा को स्रोत भाषा भी कहा जाता है। दूसरा पाश्चात्य विद्वान है कैटफोर्ड। कैटफोर्ड का कहना है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रस्थापित ही अनुवाद है। पाश्चात्य विद्वान तीसरे हैं सैमुअल जैनसन। जैनसन ने क्या कहा है? मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। चौथे पाश्चात्य विद्वान है हेलिडे। हेलिडे का कहना है कि अनुवाद एक संबंध है। अनुवाद एक संबंध है जो 2 या 2 से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। पाश्चात्य विद्वान नुमार्क, ये बहुत मशहूर ऐसे विद्वान हैं। नुमार्क ने अनुवाद की एक परिभाषा की है। नुमार्क का कहना है अनुवाद के बारे में, उन्होंने जो व्याख्या की है, उन्होंने जो परिभाषा की है, अत्यंत सहज परिभाषा की है। नुमार्क का कहना है कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यह हो गए पाश्चात्य विद्वान और उनकी परिभाषा है। अब यह हमें भारतीय विद्वान जो है उन्होंने भी अनुवाद की परिभाषाएं की है। भारतीय विद्वान पहला है देवेंद्रनाथ शर्मा। देवेंद्रनाथ शर्मा जी का कहना है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। दूसरे विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी। मित्रों, ये भोलानाथ तिवारी जो है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने भाषा विज्ञान का गहरा अध्ययन और अनुसंधान किया है। भोलानाथ तिवारी का कहना है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। तीसरे विद्वान हैं पट्टनायक। पट्टनायक का अनुवाद के बारे में कहना है कि अनुवाद वह प्रक्रिया है या अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। तीसरे विद्वान हैं सीतारानी पालीवाल। सीतारानी पालीवाल का कहना है कि स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। पांचवें भारतीय विद्वान हैं दंगल झाल्टे। दंगल झाल्टे ये जो भारतीय विद्वान हैं उनका अनुवाद के बारे में कहना है, अनुवाद की व्याख्या जो उन्होंने की है वह इस तरह की है, स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में
रूपांतरित करना अनुवाद है। और अंतिम यानी छठे भारतीय विद्वान है बालेंदु शेखर। बालेंदु शेखर जी का कहना है कि अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मित्रों, यह भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने जो अनुवाद की परिभाषाएं की है, इन सभी भाषा परिभाषाएं जो है उपर्युक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो जाता है, उपर्युक्त सभी भाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद की परिकल्पना में स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में उसी रूप में संपूर्णतः में प्रकट होती है। यानी सामग्री के साथ प्रस्तुत ढंग में भी समानता होनी चाहिए। यानी मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने में स्वाभाविकता का निर्वाह अनिवार्य होता है। मित्रों, अब यह हमें अनुवाद का जो स्वरूप है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है, व्यवहारिक जीवन में उसका महत्व क्या है, मानव जीवन में उसका महत्व क्या है, उसी के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। मित्रों, मैंने यह भी आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य की अभिव्यक्ति का, मनुष्य जो व्यक्त होता है, ये भी बात समझ लो बच्चों, यह भी बात ध्यान में रखो बच्चों कि मौन रहना विकृति का कारण हो सकता है, शांत शांत रहना विकृति का कारण हो सकता है। मनुष्य को व्यक्त होना अत्यंत आवश्यक होता है। मनुष्य अपनी भावनाओं को दबाए रखेगा तो उसे तकलीफ होगी। मनुष्य के दिमाग में अनेक विचार जन्म लेते हैं, उन विचारों को दूसरों के सामने हम प्रकट नहीं करेंगे। जैसे कि क्रोध को व्यक्त होना है, क्रोध को हम संग्रहित नहीं कर सकते। जिस समय हम क्रोध को अपने अंदर मन में संग्रहित करते रहेंगे, संचय करते रहेंगे, तो उसकी तकलीफ हमें शरीर को होगी, मन को होगी, इंसान को होगी, दूसरों को भी होगी। क्रोध को व्यक्त करना होता है। जैसे कि प्रेम को हम व्यक्त करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सभी भावनाएं मन में जन्म लेती है, परंतु उसी के साथ साथ विचार भी मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और व्यक्त होने का सर्वोत्कृष्ट साधन भाषा है। भाषा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। यानी संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। मैंने आप लोगों से यह भी बात कही कि संपूर्ण संसार में यानी संपूर्ण विश्व में आज तक 5000 भाषा से भी ऊपर भाषाएं बोली जाती है। 5000 भाषाओं में कुछ भाषा ऐसी है जो स्टैंडर्ड भाषा समझी जाती है। मित्रों, आज ये आधुनिक युग है, कंप्यूटर का युग है, साइंस का युग है। आज विश्व बहुत छोटा बन गया है। अरे मनुष्य जाति के विकास ने विश्व की दूरियां जो थी वह समाप्त कर दी है। हमें आज ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका हमसे बहुत दूर है, चाइना हमसे बहुत दूर है, जापान हमसे बहुत दूर है। सुबह हम यहां से इंडिया में एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी शाम तक अमेरिका पहुंच जाता है, अमेरिका का आदमी शाम तक इंडिया आ जाता है, भारत आ जाता है, पहुंच जाता है। यानी विश्व की जो दूरियां थी, देशों की जो दूरियां थी, वह दूरियां मिट गई है। आज सारा संसार मुट्ठी में आ गया है, बंद हो गया है। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम आज यह हुआ कि आज के युग में स्पर्धा और सहकार्य दिखाई देता है। यानी इसी के कारण विश्व के ज्ञान विज्ञान का परिचय करना हर एक मनुष्य के लिए अनिवार्य हो गया है। तथापि विश्व की अनेक भाषाओं अथवा सभी भाषाओं को आत्मसात करना एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन में कदापि संभव नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कि विश्व में अनेक कई हजार भाषाएं बोली जाती है, उन सभी भाषाओं का अध्ययन करना या सभी भाषा आत्मसात करना एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन में एक कदापि संभव नहीं है।
साधारणतः मनुष्य की आयु कितनी होती है? साधारणतः हमने मान लिया कि मनुष्य की आयु 100 साल की है। 100 साल की तो नहीं है आज आयु। बहुत, ये जो उदाहरण है 100 साल कोई आदमी जिंदा रहता है तो ये बहुत नगण्य बात हो गई है। परंतु तो भी हमने मान लिया कि आज हर एक व्यक्ति की उम्र 100 साल तक जिंदा रहता है, ऐसा मान लिया, तो भी वह 5000 भाषाएं आत्मसात नहीं कर सकता। इसीलिए उस आदमी को समझिए कि विश्व का सारा ज्ञान हासिल करना है, उसे प्राप्त करना है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, साइंस हो, या सभी बातों का ज्ञान उसे आत्मसात करना है, तो उसे अनुवाद एकमात्र उपाय हो सकता है। मित्रों, अनुवाद के द्वारा दूसरी भाषाओं की साहित्य का ज्ञान विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। उसी प्रकार अपनी भाषा को भी समृद्ध किया जा सकता है। अरे अनुवाद की सहायता से हम किसी राष्ट्र के साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान आदि को समझ सकते हैं। अतः आज के मनुष्य जीवन में अनुवाद का महत्व बढ़ गया है। यानी अनुवाद मनुष्य जीवन के साथ जुड़ी हुई एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। आज अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन अनुवाद ही है। यानी अनुवाद स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा की सामग्री में रूपांतरित करना या रूपांतर करने की एक प्रक्रिया है। वास्तव में मनुष्य की एक दूसरे को समझने की तथा दूसरों तक अपने को पहुंचाने की आकांक्षा ने अनुवाद को जन्म दिया है। यानी अनुवाद की जो परंपरा है वह पौराणिक काल से दिखाई देती है। जब शिक्षा का स्वरूप यह लिखित नहीं था, यह मौखिक था। जैसे कि महाभारत में हमने गुरु द्रोणाचार्य को भी देखा होगा, हर एक गुरु को देखा होगा। आश्रम में गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे, शिक्षण देते थे, तो वह लिखित स्वरूप नहीं था, उसका मौखिक स्वरूप था। यानी गुरु के पीछे शिष्य उस कथन को दोहराते थे, बोलते थे, और उसे ही अनुवदिति कहा जाता है। यानी उस समय गुरु के पीछे बोलना यह सीमित अर्थ था। इस दृष्टि से किसी बात को दोहरा कर याद करना अनुवाद कहा जाता है। आज अनुवाद शब्द के अर्थ में तथा स्वरूप में अति व्यापकता आ गई है। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जहां अनुवाद का महत्व नहीं है। ज्ञान विज्ञान में आज अनुवाद अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।